520, तो वहाँ से यहाँ तक के जो मार्क्स इसने कवर अप किए हैं, क्या चीज़ें थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो निकेतन, सबसे पहले आप बताओ बेटा, जो बच्चे 11th और 12th में जो CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा क्या उनको तरीके को अपनाएं कि 11th 12th के बाद उनको ड्रॉप करने की ज़रूरत ना रहे? मैम इसमें पहली तो चीज़ है कि बाकी सब कहते हैं कि अपना बहुत सारी बुक्स ले आओ, जैसे प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स के लिए अलग बुक ले लो, इसके लिए अलग बुक ले लो। पर बात ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ना, जब 11th में हो तब कोई बुक मत लो। जो 11th का जो सिलेबस है, बस एक मतलब अगर स्कूल में अच्छे से हो रहा है तो वो सही है, लेकिन अगर स्कूल में अच्छे से ना हो तो अपना ऑनलाइन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा टीचर हो उससे अपने मन बेस स्ट्रॉन्ग करना। मतलब 11th 12th में यू हैव टू फोकस ऑन बेसिक्स, ठीक है? 11th तो में तो आपको बेसिक क्या लगता है कि आपने 11th 12th में बेसिक्स में कुछ कमी रही या किस सब्जेक्ट में कमी रही है? फिजिक्स केमिस्ट्री में कमी रही थी 11th 12th में, मतलब हो ही नहीं पाई थी चीज़ें। तो यही नहीं पता था चैप्टर थे भी क्या है। अच्छा, तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रिपरेशन हो पाई। नीड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर जब आपका CBSE में क्या स्कोर रहा आपका पहली बार? मैम 12th में मेरे परसेंटेज बने थे टोटल 90। ये सब्जेक्ट्स में PCM में PCB में पूछ रही हूँ। मैम केमिस्ट्री में थे मेरे 95, फिजिक्स में थे मेरे 91 एंड बायो में थे मैम अराउंड 97। मतलब 90s में मार्क्स आने के बाद भी स्टूडेंट को ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे डीप में नहीं पढ़े, तो मार्क्स इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई नीट। आप यहाँ से ये पॉइंट नोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 91% स्कोर कर लिया सो यू आर ओके फॉर नीट, ठीक है? उसके बाद अब आप मुझे बताएं कि मतलब कैसी यूनिट्स हैं जो हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में करके जाएं, या जो बच्चे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके रिगार्डिंग जैसे एक बात है कि नीट में बाकी जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं कि इस चीज़ से इतना आना है, इस चीज़ से इतना आना है। पर नीट मैम एक ऐसी चीज़ है कि एग्जामिनर के ऊपर है, वो चाहे तो किसी को कितना भी डाल सकता है। हाँ, कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जैसे जेनेटिक्स हो गया बायो में, और ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनसे कहते से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर अब की बार ये देखा मैंने जैसे लिविंग वर्ल्ड, उससे पहले दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आ जाते थे क्योंकि चैप्टर था। इस बार एक क्वेश्चन ही था। प्लांट किंगडम से भी नहीं, प्लांट किंगडम से भी क्यों, मतलब ये तो ये चैप्टर थी क्योंकि पहले अगर कुछ चैप्टर कटे हैं इसके कारण की परसेंटेज बढ़ मतलब जाती कि है। हम हर पिछले पेपर्स को देख के ये ना सोचें कि ये यूनिट छोड़ दे या ये यूनिट हम करके जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ एग्जामिनर कि वो किस यूनिट से क्वेश्चन हमें डालते हैं। जैसे फिजिक्स में लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो मतलब कौन सी यूनिट्स हैं जो ज़रूर से हर बच्चे को करके जाने की चाहिए? मैम फिजिक्स में इम्पोर्टेंट तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उससे हर बार तो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। इस बार भी उससे काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से थे, तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पर जो पोटेंशियल वाला जैसे चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे भी कई क्वेश्चन पहले आते थे। इस साल पोटेंशियल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन आया था, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला है ना उससे था, तो उसके कारण उनकी भी अब ये कंफर्म नहीं है कि उनसे कभी ज़्यादा या कम है। पर हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमेशा आने हैं और मॉडर्न फिजिक्स, इन हमेशा क्वेश्चन है, तो मतलब अब की बार भी थे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। एंड केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, मैम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन तो अब की बार काफ़ी काट दिया। काटने के बाद भी लगा था जैसे नए टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस ऐड किया, उसमें से एक क्वेश्चन आया था, वो कितना मुश्किल नहीं था। नए टॉपिक से अब की बार तो क्वेश्चन मुश्किल बनाए नहीं, ना ज़्यादा डीप में, और जो कट गए ऑर्गेनिक या फिजिकल में से कौन सा पार्ट ज़्यादा मार्क्स आता है? अब क्या जैसे लग सबको रहा था कि मार्क्स चेंज हो गए, लेकिन हुआ नहीं, जैसे था ना वैसे ही था। इनऑर्गेनिक से काटने के बाद भी 16 क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक से ही थे, तो मतलब 50 में से 16 इनऑर्गेनिक है, तो बाकी मतलब इतनी इक्वल ही थे। ठीक है, तो अब आपका जो स्कोर आ रहा है 695 एंड वी होप कि यू विल गेट एम्स। और आप मुझे बताएं कि अभी आपका बायो में क्या स्कोर बन रहा है, या कितने क्वेश्चन आपके गलत है आउट ऑफ 90, या फिजिक्स में कितने और केमिस्ट्री में कितने? मैम फिजिक्स में आउट ऑफ 180 मेरे 175 बन रहे हैं। एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। 175 क्वेश्चन, ओके। एंड इन केमिस्ट्री 170 बन रहे हैं, दो क्वेश्चन। ओके, एंड इन बायो? मैम बायो 350 उसके तो आपको क्या लगता है कि नीट क्वालिफाई करने के लिए बच्चों के तीनों ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, या कोई 2 कर ले तब भी उसका नीट हो सकता है? मैम बाकी जैसे अगर बायो तो जैसे हर किसी को करनी है, बायो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि दोनों मैक्सिमम मार्क्स भी हैं, और उस अब की बार के पेपर देख के लगता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी वही है। बायो में कितना स्कोर आ रहा है आपका इस बार? 360 में से 350 ये स्कोर कर रहा है, 2 क्वेश्चन इसके गलत है। इसमें बोल रही है।
तो बायो तो बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि अब की बार की जूलॉजी पोर्सन तो मैक्स बहुत बच्चों की पूरी में से पूरे आए हैं, क्योंकि था ही ऐसा जिनके कटे हुए हैं वो बॉटनी में से कटे। तो बायो तो स्कोरिंग है, उसको तो छोड़ना ही नहीं। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से मैं तो कहूँगा कि अपनी पहले फिजिक्स अच्छी करो। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, मतलब टाइम लगेगा। अगर फिजिक्स अच्छी हो गई, केमिस्ट्री पोर्शन में से भी 3 है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो उसमें से भी अगर हम मतलब चाह के भी क्वेश्चन मतलब इतने आ जाते हैं आसान से। केमिस्ट्री में से क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता, अगर पेपर देखे भी ना, जैसा पढ़ते हैं ना, टेस्ट देखते हैं, उनमें मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में मुश्किल नहीं आता। तो मैं तो कहूँगा पहले अपनी फिजिक्स अच्छी करो, उसके बाद केमिस्ट्री पे जाओ। तो बायो एंड फिजिक्स ये दो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ही है जो रैंक लेके आती है। मार्क्स तो जैसे उससे मिल जाएंगे बायो से, लेकिन फिजिक्स है जो रैंकिंग में बहुत फर्क है। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, तो यू हैव टू फोकस ऑन फिजिक्स आफ्टर बायो। अब आप मुझे बताएं कि किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस, अभी जो फ़ोन की अगर हम बात करें या बाकी हम जो भी चीज़ों की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें डिस्ट्रैक्शन और किन चीज़ों से बच्चों को दूर रहना चाहिए? यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ माइंड, तो तुम्हें तो कभी किसी चीज़ से रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन बाकी बच्चों, आपको पता है आपके क्लासमेट्स किन चीज़ों में थे और क्या डिस्ट्रैक्शन थी, तो उनसे बचने के लिए क्या टिप्स आप दोगे सब बच्चों को? मैम अब जैसे मोबाइल है, अब उसके तो गुड साइड तो बैड साइड भी है, क्योंकि अब अगर हम कोई टीचर हमारे अच्छा पास नहीं अभी पढ़ा। 2 इयर्स में फ़ोन यूज़ किया तुमने? मैम अपनी सारी क्लासेस मैंने वैसे की है। अच्छा, फ़ोन से किया है, मैंने तो जैसे दैट जियो डिपेंड्स की ऑन सुनी यू है। कि आप उसको जो है गुड कॉज के लिए यूज़ कर रहे हैं या उसको डिस्ट्रैक्शन की तरह Yes, आप ma'am. ले रहे हैं। तो मैम ये फ़ोन में, क्योंकि हम कुछ भी, क्योंकि अगर फिजिकल नहीं मिल रहा है, हमें ऑनलाइन लेना पड़ रहा है, तो बहुत टाइम फ़ोन पे लगेगा। तो और हर चीज़ अब ऑनलाइन मिल रही है, अगर हम कोई शॉर्ट नोट्स निकालें या टेस्ट पेपर सोल्व करें, तभी फ़ोन पे ही सारा मिलेगा। और मैं डिस्ट्रैक्शन तो मेन सोशल मीडिया का आ ही जाता है, पर उसका भी एक मैम पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, काम की चीज़ें भी कई हैं। जैसे इंस्टा है, कुछ कहते हैं कि उस पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पर इंस्टा पे जैसे अपना कोई टीचर है या कैसे सर है, कुछ अच्छी बात है, जैसे मोटिवेशनल कुछ चीज़ें हो जाए, कोई टीचर है जो वहाँ पे मोटिवेशनल कुछ डालते हैं, किसी को डिमोटिवेशन हो रहा तो उसमें वो देख लो, तो बस यूज़ मतलब करने का आप अपने तरीका। यूज़ करने का तरीका अगर उसमें चेंज करें, सो यू कैन यूज़ दैट इन अ Yes, सिंपल वे। अब आप बताओ कि मतलब आप हमेशा एनर्जेटिक रहे, हमेशा मोटिवेटेड रहे इस पूरे 1 ईयर जो आपका ड्रॉप का था, या इसमें कभी ऐसा डाउन फेज भी रहा, और किसने आपको मोटिवेट किया? मैम सच बताऊँ तो जब लास्ट डे था नीट से पहले, तभी मैम 2 दिन तक तो पूरा ये था कि लगा ही नहीं कि कुछ मतलब याद है, क्योंकि फिजिक्स में कई फॉर्मूले थे, पहले सारे याद थे, लास्ट में आके सारे बस घूम गए, पता ही नहीं चल रहा कि आ भी जाएगा या नहीं, कुछ फॉर्मूला याद आएगा नहीं ऐसा। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखने की थी, वो सारी कंफ्यूज हो गई, मिल गई कि याद आएगा नहीं आएगा। पर फिर मैम एक मतलब सर थे, टीचर थे, उन्होंने कहा कि अभी टेंशन मतलब पेपर में जब जाके बैठोगे ना, तो पूरे साल का जब इतना मेन पेपर है, तो दिमाग में चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि दिमाग को भी पता है हमने पूरे साल सिर्फ एक चीज़ के लिए किया है, तो ये टेस्ट भी दिए, लेकिन तब भी माइंड में सिर्फ एक चीज़ लेके हम नीट के लिए करें, तो जब नीट सामने आएगा तो अपने आप चीज़ें रिकॉल होने लग जाएंगी। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है। 1 दिन 2 दिन पहले जो आपको एंग्जाइटी फील होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होता है, anxiety। अच्छा, उसको कवर अप करना है। बेटा, पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रोल रहा आपकी पूरी जर्नी में? मैम जैसे पेरेंट्स का तो मैम बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ ही रहता था। मैं क्योंकि परवरिश बहुत रहता सारे था, बच्चे आजकल, तो देखो कुछ बच्चे जो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टूडेंट रहा है दैट इज़ सो क्लोज टू देयर पेरेंट्स, और सारी चीज़ें इसने डिस्कस की। तो जो बच्चे पेरेंट्स से चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते और खुद स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप कैसे बताएंगे? आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट? मैम पहले तो मैं यही कहूँगा कि और कोई नहीं है, मतलब जैसे पेरेंट्स के अलावा हम कोई फ्रेंड्स या कुछ बना लेना, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे हम अपनी बात डिस्क्लोज करें और वो हमारी हेल्प कर सके, कोई हेल्पर ही इन नहीं अ रियल सेंस, इन अ रियल सेंस है। क्योंकि पेरेंट्स आर योर फर्स्ट फ्रेंड्स। क्योंकि लास्ट ऑप्शन ही हमारा, जैसे अगर हमें किसी से ऐसे बतानी और अपनी बात, क्योंकि हमने मन भी हल्का हो और हमें कोई रियल सोल्यूशन चाहिए, तो पेरेंट्स ही शेयर करना, पेरेंट्स से कोई भी बात हो हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि पेरेंट्स ही एक मतलब लास्ट ऑप्शन जो कभी कोई नेगेटिव किसी का इफेक्ट आ ही नहीं सकता उस चीज़ का, जो भी बात बताएंगे उसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैम मेरे पेरेंट्स ने, मैम जैसे मैंने फर्स्ट ड्रॉप किया था उस समय बाकी लोग तो मैम सारे बोलते हैं, काफ़ी बोले थे, तो उस समय मेरे पेरेंट्स ने जैसे हौसला रखा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रखा, तो मैम विश्वास उन्होंने, रखा। तुमने उनसे जो मौका
माना ये उन्होंने सुनिए पूरा विश्वास से मुझे दिया और तुमने वो पूरा कि किया। मैम इस साल पूरे मन लगातार मन लगा के करता रहा कि मतलब किसी और का बाकी ये स्ट्रेस नहीं पड़ा कि वो क्या सोचते रहेंगे कितना होता है कि मैम रिजल्ट के ऊपर टेंशन नहीं लेना। कि मेरे पापा बस यही कहते हैं कि अपनी मेहनत पूरी करो, जब तक पेपर नहीं होता तब तक तो अपनी पूरी मेहनत रखो, एक बार पेपर हो गया तो बस क्यों रिजल्ट की चिंता करें, वो तो जो है अपने करके आए वो तो आएगा, उसके बारे में सोचें। इसलिए बाद में जैसे चाहे अच्छा आए ना आए नहीं, मतलब अगर अच्छा भी मेहनत किया लगेगा। तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। सर और मैम से मैं बस 2 मिनट में पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इसका मतलब पूरा स्ट्रगल अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो आप लोगों को कैसा लगता है कि कैसे इसने कैसे मेहनत की और कैसे किया, और बाकी बच्चों को आप क्या आप बताएंगे थोड़ा सा? मैं जैसे कि मैं एक टीचर ही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, और जो और भी टीचर प्रोफेसर भी हैं वो भी साथ ही रहते हैं, जानदार भी हैं। इतना डेडिकेशन मैंने किसी में नहीं देखा जितना इसमें। बच्चों में हाँ, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ ही जब रहते हैं एज ए टीचर हमें दूर से पता लग जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट डेडिकेटेड है या नहीं, देखते ही। तो सर एज ए टीचर बता सकते हैं कि उनको, और ये टीचर्स के लिए या हर पेरेंट्स के लिए बड़े प्राउड की बात है कि जो डेडिकेशन वो बच्चों में देखना चाहते हैं वो खुद के बच्चे में मिलते हैं। टीचर्स के बारे में हमेशा ये आपके बारे में जिक्र करता रहता था कि अगर डीपीएस में बायो आप नहीं होती तो मैं शायद डीपीएस में नहीं रहता, आप नहीं होते मेरा शायद DPS में नहीं रहता। हाँ जी, आप नहीं, और ये हमेशा रेगुलर स्टूडेंट रहा है स्कूल में। बिल्कुल। कोई क्लास मतलब सैटरडे वीकेंड्स पे क्या होता था, बच्चे कोचिंग के लिए चले जाते थे, वो नहीं आते थे, अकेला ही आता था, अपनी क्लास रहता था, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने कोई होमवर्क दिया या मैंने कोई असाइनमेंट दिया तो नहीं करके आया। और ऑलराउंडर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स में पढ़ने में था, कहीं कोई कंपटीशन है कहीं भी मैंने फोन करके भी रात को बोल देना कि निकेतन यहाँ जाना है। We are चेस ready चेस for it. चेस में Yes. स्टेट मतलब ऐसा नहीं कि प्लेयर सिर्फ है पढ़ने ये, में था। स्टेट का प्लेयर है चेस में भी, इसका छोटा भाई भी चेस में स्टेट प्लेयर है। तो खेल में भी इन्होंने कभी कभी ये नहीं कहा कि हम तो पीछे जा रहे ऑलराउंडर हैं। रहे हैं, ये ऑलराउंडर है। और घर में अपने छोटे भाई बहन के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड ये शेयर करते हैं, और पेरेंट्स के साथ भी। और स्कूल के बारे में एक चीज़ कहूँ, स्कूल के बारे में कुछ जैसे कहना कुछ बच्चे जैसे मेरे टाइम में भी कोचिंग रहते थे कि उन्हें वो मेन यही कहते कि स्कूल क्यों ही जाना, क्यों बोर्ड्स के मार्क्स तो मैटर करते नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम निकाल दिए, मार्क्स को नहीं देखेगा, बस 50% चाहिए बाद में एडमिशन के लिए। तो मैम मेरा इसके ऊपर बस एक पॉइंट यही है कि चलो अपनी 11th-12th के बाद मुझे भी टाइम लग गया लेने में, लेकिन 11th-12th में मैंने जो चीज़ें सोशली मतलब ऐसे गेन की, एक्सपीरियंस जो गेन किया, चाहे कॉम्पिटिशन में किसी भी चीज़ में जाकर, वो वैसे तो नहीं मिल पाता, जो मैंने चीज़ वो ले पाया वो नहीं ले पाया। अब उसके बाद ये जो टाइम लग गया, मतलब स्कूल लाइफ की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, वहाँ जो कॉम्पिटिशन के वहाँ जो एक्सपोजर इसको मिला है वो नहीं that मिला। also वहाँ है। उससे ये ऑलराउंडर एक बना है। तो कॉलेज में जाके हेल्प मिल पाएगी उसकी। हाँ बिल्कुल। तो वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ निकेतन, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी हम कांटेक्ट में रहें, और सभी बच्चों को टाइम पे जब एडमिशन हो भी जाएगा तो ये आप लोगों को ऐसे गाइडेंस देता रहेगा। सो निकेतन, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।